हम बच्चों आज हम लोग फिर से फंक्शन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, डोमेन क्या होता है फंक्शन का, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, इतने टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम आज एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर आगे और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो आज हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहे हैं। लिखा एफ एन टू एन कॉमा एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। आपसे बोल रहा है कि इस फंक्शन का रेंज निकालिए RF। फिर आपसे पूछ रहा है कि यह फंक्शन ऑन टू है या इनटू है। तो ध्यान दीजिए, जब आपको इस तरह से लिखा है, पहले हम इसका मतलब समझेंगे कहाँ पर क्या क्या है। f सच दैट n टू n लिखा है, इसका मतलब ये जो n है ये आपका डोमेन है फंक्शन का, ये जो n है यह इस फंक्शन का कोडोमेन है। n मीन्स यहाँ पर नेचुरल नंबर्स है, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया भी होगा n क्या है, n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो डोमेन भी आपका नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और यहाँ पर इस सेट ए और सेट बी के बीच जो रिलेशन है वो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया हुआ है। यहाँ रेंज निकालना है। तो है क्या, पहले हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक से समझ रहे हैं। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये भी सेट ए, ये आपका सेट बी। इस सेट के एलिमेंट्स सारे नेचुरल नंबर है, मतलब ये 1 रहा होगा, 2 3 4 5 और ये सो ऑन। यह इनफाइनाइट सेट है, यहाँ भी 1 रहा होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरह से अपन बना दिए। ये सेट ए और सेट बी, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, यानी फंक्शन जो रिलेशन, वह रिलेशन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। तो कल हम एक डेफिनेशन से देखे थे कि सेट ए में जो वैल्यू है वही वैल्यू मुझे x का वैल्यू लेना है। तो यदि x, अब हमें चेक करना है कि भाई सेट ए और सेट बी के बीच में फंक्शन है और ये फंक्शन 2x बराबर 1 है, तो 1 किससे रिलेट होगा, 1 किससे रिलेट होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। इस टाइप से हम x की जगह पर 1 रखेंगे तो f1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3, मतलब 1 आपका रिलेट होगा इस रिलेशन के तहत 3 से। 2 किससे रिलेट होगा, तो यहाँ लिखेंगे f2 इक्वल टू 2 गुना 2 प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 5, मतलब 2 रिलेट हो गया आपका 5 से। 3 किससे रिलेट होगा, तो f3 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 7, ये 3 आपका रिलेट होगा 7 से। 4 किससे रिलेट होगा, मतलब f4 फाइंड आउट करना पड़ेगा। f4 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 9, तो 4 रिलेट होगा 9 से। इसी तरह से f5 आपका रिलेट होगा 11 से,
F6 लेट होगा 6 2 इंटू 6 12 प्लस 1 आपका 13 से। F7 डिलेट होगा 7 इंटू 2 प्लस 1 14 15। यह इन्फानाइट सेट है, ये भी इन्फानाइट सेट है, सब के सब आपका रेट हुआ है। तो जो सेट ए में सेट ए का जो 1 2 3 4 5 6 है, यह जिससे भी रिलेट हुआ है सेट बी के एलिमेंट से, वही एलिमेंट इस फंक्शन का रेंज कहलाएगा। तो यदि मुझे यहाँ रेंज की बात करें तो रेंज भी आपका फाइनाइट सेट नहीं होगा, ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। और क्या क्या वैल्यू मिलेगा, ये मिलेगा 3 5 7 9 11 13 15 और एन डॉट 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 कर दिए, ये सब आपका रेंज मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हम लोग रेंज फाइंड आउट कर लिए। आगे आपको बताना है कि यह फंक्शन वन फंक्शन है, सॉरी यह फंक्शन इनटू फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू और इनटू के लिए आपको क्या चेक करना है, रेंज और कोडोमेन। यदि रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर आ जाता है तो ऑन टू फंक्शन होगा। यदि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो इनटू फंक्शन होगा। तो यहाँ देखिए कोडोमेन क्या है आपका, नेचुरल नंबर, मतलब 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सब के सब आपका कोडोमेन में है। जबकि रेंज क्या मिला आपको, केवल 3 5 7 9 11 13 15। तो ये रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर नहीं है, मतलब आर एफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। क्योंकि कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, यह फंक्शन है आपका इनटू 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 फंक्शन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अभी हम 3-4 डेफिनेशन और समझेंगे, इनको आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस डेफिनेशन पढ़ेंगे, उससे क्या होगा कि आगे जब हम अलग अलग तरह का फंक्शन पढ़ेंगे तो एक ही जगह सबको अप्लाई करते हुए जाएंगे। तो यहाँ भी लिख रहे हैं कि वन फंक्शन, वन फंक्शन, और एक लिख रहे हैं अपन मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह वन फंक्शन है, या कैसे पहचानेंगे यह मेनी वन फंक्शन है। वन का मतलब है कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर 4 5 6।
कोई यहाँ फंक्शन एफ है, 1 रिलेट है 4 से, 2 रिलेट है 5 से, 3 रिलेट है 6 से। एक एग्जांपल और लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 1 रिलेट है 4 से, 2 रिलेट है 5 से, 3 रिलेट है 6 से। ये सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये सेट ए है, ये आपका सेट बी है। दोनों फंक्शन हैं। यहां देखिए, सेट ए का एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से, सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से, डिस्टिंक्ट एलिमेंट से रिलेट है, तो इस तरह के फंक्शन को बोलेंगे 1-1 फंक्शन। यहाँ भी देखिए, सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से रिलेट है, इसको भी क्या बोलेंगे 1-1 फंक्शन। ये भी 1-1 है, ये भी 1-1 है। यहाँ पर रेंज क्या है 4 5 6, कोडोमेन भी क्या है 4 5 6। इस मैपिंग, यहाँ जो फंक्शन है इसके लिए रेंज और कोडोमेन बराबर है, और यहाँ रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। तो देखिए, ये 1-1 तो है ही, यह फंक्शन 1-1 है, ये 1-1 है, कंप्लीट नेम लिखें। और साथ में क्या है, यह ऑन टू है या इनटू है, यह ऑन टू है। क्यों? रेंज और कोडोमेन बराबर है, तो इसको कंप्लीट नेम लिखेंगे 1-1 ऑन-टू फंक्शन, 1-1 ऑन-टू फंक्शन, 1-1 ऑन-टू फंक्शन। ऑन-टू की बात नहीं करें तो ये 1-1 तो है ही। यहाँ देखिए, यह 1-1 है, क्यों है? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट से रिलेटेड है, ये हो गया 1-1। अब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, तो क्या ये 1-1 तो है ही, और साथ में यह क्या हो गया ऑन-टू है? नहीं, ये इनटू फंक्शन, 1-1 इनटू फंक्शन, 1-1 इनटू फंक्शन। मतलब यदि हम ग्राफ से देखें, कि हम ग्राफ यहाँ ड्रॉ करें और ग्राफ से हम देखें कि कौन सा ग्राफ 1-1 फंक्शन का है और कौन सा ग्राफ 1-1 फंक्शन का नहीं है। चलो, इससे पहले हम लोग मेनी वन फंक्शन भी समझ लेते हैं। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन का मतलब है कि मेनी का 1 से रिलेशन। ये 1-1 क्या था? 1 का 1 से रिलेशन, मतलब एक एलिमेंट का एक एलिमेंट से रिलेशन। यहाँ मेनी वन का मतलब है मेनी का एक से रिलेशन। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, यहाँ पर 1 2 3 लिए, यहाँ आपका 4 5 है, यह सेट ए सेट बी। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं अपन, 1 2 3 4 5, सेट ए सेट बी। ये दोनों फंक्शन हैं। सेट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, मतलब मेनी वन, मेनी का रिलेशन एक से है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 तीनों एक ही एलिमेंट 4 से रिलेटेड है, तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन।
अब यहाँ पर हम बात करें कि यह ऑन टू है या इन टू है। मेनी वन तो दोनों है ही, ये भी मेनी वन है, ये भी मेनी वन है, लेकिन इस केस में इसका जो रेंज है वह रेंज 4 और 5 है। कोडोमेन भी 4 और 5 है। रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हैं, जबकि इस वाले केस में रेंज केवल 4 है, जबकि कोडोमेन 4 और 5 दोनों हैं। यहाँ पर रेंज और कोडोमेन बराबर है और यहाँ पर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। ये आपका मेनी वन है, ये मेनी वन है, ये भी आपका मेनी वन है, लेकिन रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। तो ये रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है, तो ये मेनी वन ऑन टू फंक्शन मिल जाएगा। और यहाँ रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो मेनी वन इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ ग्राफ बना रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक और ले लो एग्जाम्पल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ हम लोग 5 कर्व लिए हैं। ये बताइए, ये सब के सब कर्व फंक्शन का कर्व है। क्यों है? हम लोग लास्ट लेक्चर में बताए थे कि कर्व फंक्शन का है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे। वह लाइन यदि एक से ज़्यादा पॉइंट पर कर्व को कट करेगा वह फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज वह फंक्शन होगा। तो आप पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो वह एक ही जगह कट कर रहा है कर्व को, मतलब ये सब के सब देखिए आप ड्रॉ करोगे एक ही जगह कट करेगा कर्व को, मतलब सब के सब कर्व क्या है आपका फंक्शन का कर्व है। अब हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा कर्व 1 को रिप्रेजेंट करेगा और कौन कौन सा कर्व मेनी वन को रिप्रेजेंट करेगा। कौन कौन सा कर्व 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा कर्व मेनी वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले हम तरीका सीखते हैं, फिर उसके बेसिक पाते हैं। तरीका क्या है कि अब हम यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ भी कर्व है, जहाँ भी ग्राफ है, वहाँ हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरफ से पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करिए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ कर्व छोटा दिख रहा है, आप पैरेलल टू इस तरह से ड्रॉ करोगे। चलो इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, लास्ट में बना लेंगे इसे। यहाँ देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे अपन इस टाइप से, इस टाइप से।
और यहाँ भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ तो कर्व है नहीं, कर्व केवल यहाँ पे है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ किए तो एक इसी कर्व पे, इसी लाइन पे आया। यहाँ तो कर्व है नहीं, तो यहाँ ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। और फिर उस कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं जिसको अभी हम, जो वहाँ पर सही से नहीं आ रहा था। चलो यहीं पे रहने दो। यहाँ भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन था। तो पहले हम तरीका जान लेते हैं कि कर्व आपको दिया हुआ है, आपको पहचानना है कि कौन सा कर्व फंक्शन का कर्व है, कौन सा वन फंक्शन का कर्व है और कौन सा मेन वन फंक्शन का कर्व है। तो करना क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पर कर्व है। यदि वह लाइन कर्व को एक ही जगह कट करेगा, जितना भी हम लाइन ड्रॉ किए हैं उनमें से सारे लाइन यदि उस कर्व को एक ही जगह कट करेगा तो हम बोलेंगे कि वह कर्व वन फंक्शन का कर्व है। यदि एक से ज़्यादा जगह कट कर रहा है तो वह मेनी वन फंक्शन का कर्व होगा। तो यहाँ बताइए आप, ये आपका मेन कर्व था, यह लाइन आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे, कितना भी आप ड्रॉ कर लोगे तो क्या हो रहा है, ये एक ही जगह कट कर रहा है। यहाँ कट रहा है, मान लो यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ करेगा, मतलब एक ही जगह कट कर रहा है, मतलब एक ही जगह कट कर रहा है। ये जो कर्व है, ये जो लाइन था, ये किसका कर्व है, ये वन फंक्शन, ये हो गया आपका ये हो गया वन फंक्शन का। ये बताइए, यहाँ भी ये आपका कर्व था, हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ किए हैं तो इस कर्व को एक ही जगह कट कर रहा है, मतलब ये भी कर्व किस फंक्शन का है, वन फंक्शन का कर्व है। यहाँ देखिए, ये आपका कर्व था ऐसा, हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ किए हैं तो यह लाइन इस कर्व को यहाँ भी कट कर रहा है और यहाँ भी कट कर रहा है, मतलब एक से ज़्यादा जगह कट कर रहा है। एक से ज़्यादा जगह कट कर रहा है मतलब यह मेनी वन फंक्शन का कर्व है। यह आपका मेनी वन फंक्शन का कर्व है। यहाँ भी देखिए कितनी जगह कट कर रहा है, एक से ज़्यादा जगह कट कर रहा है। ये कर्व था आपका, ये आपका मेन कर्व था। इस टाइप से हम इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ किए हैं, यहाँ दो जगह कट किया है, ये आपका 1 2 3 4 टाइम्स कट कर गया है। तो ये जो कर्व था, यह कर्व भी आपका मेनी वन फंक्शन का कर्व है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये आपका केवल पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन पहले से दिया हुआ था। अब यदि हम चेक करने के लिए कि वन है या मेनी वन, हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ किए तो यहाँ तो हम करेंगे नहीं, हम यहाँ पर किए हैं। तो आप ये बताइए कि जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं या जो कर्व आपको पहले से दिया हुआ था, वह दोनों क्या हुआ है, वह दोनों कोइंसाइड कर गया है। जब दो लाइन कोइंसाइड कर जाए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा, हम काउंट नहीं कर सकते। तो मतलब क्या, मतलब जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं और जो कर्व पहले से, मतलब जो लाइन पहले से था, वह दोनों कोइंसाइड कर गया है और कोइंसाइड किया है, तब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, इनफाइनाइट। मतलब कि यह लाइन और वह कर्व कितने जगह पर कट कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो कितने तो क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट जगह पर दोनों मिल रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर दोनों मिल रहा है। तो ये भी जो कर्व है, यह कर्व क्या होगा, मेनी वन फंक्शन का कर्व है। तो बच्चों, हम अभी यदि आपको कर्व दिया रहे तो हम उस कर्व के बारे में बता सकते हैं कि वह कर्व वन फंक्शन का कर्व है या मेनी वन फंक्शन का। कैसे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करके वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वह वन होगा। यदि एक भी लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर गया है तो वह मेनी वन फंक्शन होगा।
ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, वो हम अभी आपको समझाते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। हम यहाँ दो कर्व रहने देते हैं, बाद में भी कर्व को हम लोग मिटा देते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेट ए, सेट बी, एक और हम बना रहे हैं। 1 2 3 4 5, लेटर 1 4 से, 2 भी 4 से, 3 5 से, 1 4 से, 2 5 से, 3 6 से। सेट ए, सेट बी, ये 1 1 फंक्शन है, ये आपका मिनिमल है। y बराबर जब एफ एक्स लिखा है तो x का वैल्यू क्या है, इससे हम देखें। वहाँ जो x का जो वैल्यू हमें लेना है वह 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। और जो y का वैल्यू हमें मिल रहा है वह कौन सा मिल रहा है, ये 4 5 और 6, 7 नहीं। y का वैल्यू 7 नहीं मिलेगा, रेंज में क्या मिलेगा, y का वैल्यू मतलब रेंज, ये 4 5 6 मिलेगा। इसके लिए हम लोग देखें कि यदि y बराबर एफ एक्स आपको दिया हुआ है तो यहाँ जो x का वैल्यू जो हम लेंगे वह कौन कौन सा लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। और फिर y का जो वैल्यू आपको मिलेगा वह मिलेगा 4 और 5। तो आप यहाँ समझिए, इस वाले केस में क्या था कि x का एक वैल्यू हम ले रहे हैं तो y का भी एक ही वैल्यू मिल रहा है। यहाँ भी x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 2 ले रहे हैं तो 5 मिल रहा है, 3 ले रहे हैं तो 6 मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 के लिए भी हमें 4 मिल रहा है और 2 के लिए भी 4 मिल रहा है, 3 के लिए मुझे 5 मिल रहा है। मतलब मेनी वैल्यू के लिए मुझे एक ही y का वैल्यू मिल रहा है। तो हम यहाँ से सोचना यह है कि हम थोड़ा सा उल्टा सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम y को फिक्स कर दें और हम यह चेक करें कि ये जो y का वैल्यू है यह कितने x के लिए मिल रहा है। y का वैल्यू फिक्स कर लेते हैं और हम चेक कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमें इस x y इक्वल टू 4 को फिक्स कर लें और हम यह चेक कर लें कि ये जो 4 है यह कितने x के लिए मिल रहा है। मतलब ये 1 की, यह केवल 1 के लिए मिल रहा है या 2 के लिए मिल रहा है या 3 के लिए मिल रहा है, ये काम। जैसे यहाँ देखिए, यदि हम y का वैल्यू 4 को यदि फिक्स कर लें तो यह वैल्यू मुझे x इक्वल टू 1 के लिए भी मिल रहा है और 2 के लिए भी मिल रहा है। तो y का वैल्यू फिक्स करना मतलब ग्राफ में क्या करना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करना। जैसे मान लीजिए आपको y इक्वल टू मान लो कि 5 है, इसका अगर आप ड्रॉ करना होगा तो क्या करेंगे, ये मान लो ये आपका ओरिजिन है तो ये y इक्वल टू 5, ये y इक्वल टू 5 का कर्व लाइन है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यदि मुझे x का वैल्यू फिक्स करना था तो पैरेलल टू एक्सिस लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे। यदि मुझे y का वैल्यू फिक्स करना है तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो हम पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ किए थे, मतलब हम क्या किए थे, यहाँ पर हम y का वैल्यू फिक्स किए। अब यदि यह इस कर्व को यहाँ भी कट किया है और यहाँ भी कट किया, मतलब ये यदि मान लो कि y इक्वल टू ये आपका 10 है तो हम ये कहेंगे
कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो x यहाँ कुछ मिला होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे कुछ x होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो y इक्वल टू 10 है वह x के इस वैल्यू के लिए भी मिला है और x के इस वैल्यू के लिए भी मिला है। जैसे आप इसकी बात करो, मान लो ये y इक्वल टू 6 है, ये y इक्वल टू 6 जो है वह x के दो वैल्यू के लिए मिला है, एक x के इस वैल्यू और एक x के इस वैल्यू के लिए मिला है। इसमें हम देखें कि मान लो ये आपका 0 था, ये y इक्वल टू ये 1 है, ये मान लो 2 है, ये y इक्वल टू 1 जो है यह लाइन या इस कर्व को केवल यहाँ पे कट किया है। मतलब क्या कि y इक्वल टू 1 मुझे x के एक ही वैल्यू के लिए मिल रहा है। वह वैल्यू कौन सा है वो यहाँ पर हम ड्रॉप करके फाइंड आउट कर सकते हैं और डिटेल आपको दिया रहेगा तब। तो यहाँ तक यहाँ आपको ये समझ में आया कि हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, और लाइन जब एक से ज़्यादा जगह कट किया मतलब कि सेम y मुझे एक से ज़्यादा x के लिए मिल रहा है। एक से ज़्यादा x के लिए मिलेगा तो मैनी 1 और एक ही x के लिए मिलेगा तो 1 1। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट कर लो। तो अभी तक आपको 1 1 क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, मेनी 1 क्या होता है यह समझ में आ गया। 1 इनटू ऑनटू दोनों अलग है, हम साथ करके भी बता सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया। कर्व दिया रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे यह कर्व 1 1 का है या मेनी 1 का है। इन दोनों टॉपिक को आगे हम लोग और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये 1 1 हम लोग आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मेनी 1 फंक्शन टॉपिक आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी कम से कम यदि कर्व आपको दिया रहे तो आप पहचान सके, इसीलिए अभी ये बताया गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को भी थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि इस टॉपिक पर आगे एक चैप्टर भी है 12th के सिलेबस में। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अभी जो हम लोग जितने फंक्शन पढ़ेंगे उसके पूरा कुंडली को बता सकें। तो यहाँ हम लिख रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि यदि मान लो आपको y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है। इंक्रीजिंग का मतलब है कि यदि आप x का वैल्यू बढ़ाते हैं, मतलब x बदल रहा है और बदल कैसे रहा है, यदि हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, या x का वैल्यू आप घटा रहे हैं तो y का वैल्यू भी घटना चाहिए। जैसे मान लो कि x इक्वल टू आप रखे हो 2, तो y का वैल्यू मिल रहा है मान लो 5। x इक्वल टू आप रख रहे हैं 3, तो y का वैल्यू मिल रहा है 7। x का वैल्यू आप ले रहे हो 4, तो y का वैल्यू मिल रहा है 9। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, x का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, पहले 2 था अब 3 किए फिर 4 किए, मतलब x का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। x के वैल्यू के बढ़ाने से y का भी वैल्यू ग्रेजुअली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो x का वैल्यू बढ़ाने से यदि y का वैल्यू बढ़े
तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, इंक्रीजिंग फंक्शन। या आप ऐसे कहो कि हम उल्टा चले, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या था अभी 4, वाई का वैल्यू क्या मिला है 9, इसके बाद एक्स का वैल्यू लिए हम 3, तो वाई का वैल्यू क्या मिला 7, एक्स का वैल्यू क्या लिए उसके बाद 2, वाई का वैल्यू क्या मिला 5। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, एक्स का वैल्यू हम 4 से घटा रहे हैं, तो वाई का वैल्यू भी क्या हो रहा है 9 से घट रहा है। तो एक्स के वैल्यू बढ़ाने से वाई का वैल्यू बढ़े या एक्स के वैल्यू घटाने से वाई का वैल्यू घटे, तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ लिख लेगा थोड़ा सा कि इफ x1 ग्रेटर देन x2 देन चलो y बराबर, यदि आप x की जगह पर x1, इस x की जगह पर x1 रखोगे, y का वैल्यू मिला y1, इस x की जगह पर x2 आप रखोगे तो y का वैल्यू मिलेगा y2। अब यदि इफ x1 ग्रेटर देन x2, मतलब x1 का जो वैल्यू है वह x2 से बड़ा है, देन आपको y1 का वैल्यू भी क्या मिलना चाहिए, y2 से बड़ा मिलना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है वह इंक्रीजिंग फंक्शन है। अभी इसके बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन आपको रखना है, आगे हम लोग इस पर एक चैप्टर पढ़ेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा 2 ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ से भी देख लें। चलो ग्राफ हम लोग बाद में लाएंगे, पहले इसको नोट कर लो। यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग का मतलब x के बढ़ने से, यदि x का वैल्यू आप बढ़ाते हैं, जिस तरह से x का वैल्यू बढ़ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, y का वैल्यू घट रहा है। x का वैल्यू बढ़े तो y का वैल्यू क्या हो जाए, घट जाए। ये एरो ऊपर है मतलब बढ़ रहा है, एरो नीचे है मतलब घट रहा है। या x का वैल्यू घटे तो y का वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब उल्टा ट्रेंड। हम इंक्रीजिंग में क्या बोले थे अभी, इंक्रीजिंग में बोले थे x बढ़ेगा तो y भी बढ़ना चाहिए, या x घटेगा तो y भी घटना चाहिए। यहाँ क्या, इसके उल्टा ट्रेंड है, x बढ़ेगा तो y घटना चाहिए, या x घटेगा तो y बढ़ना चाहिए। तो इस तरह यदि ऐसा नेचर जिस फंक्शन में आपको दिखता है उस फंक्शन को क्या आप बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग, ऐसे बना लो डिक्रीजिंग ING, डिक्रीजिंग फंक्शन। और इस तरह के ट्रेंड मिलेगा तो क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। x के बढ़ने के साथ y घटना चाहिए, या x यदि घटेगा तो y बढ़ना चाहिए। हम यहाँ दो तीन ग्राफ बना रहे हैं, इस ग्राफ में भी आप ग्राफ को भी समझना है, कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन को बता रहा है, कौन सा फंक्शन कौन सा डिक्रीजिंग को बता रहा है।
और किस कर्व में इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। जैसे मान लो इधर आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये मिटा दें। यहाँ भी कुछ कर्व बनाते हैं। बस कर्व को देख करके अभी आपको बस पहचानना है कि कौन सा इंक्रीजिंग है और कौन सा डिक्रीजिंग है। हम सब एक साथ ही पढ़ते चलेंगे। एक साथ जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आगे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मान लो एक कर्व हम और बनाते हैं। और इस तरह ये कर्व बना रहे हैं। इस कर्व बनाने से ये है कि हम बार बार कर्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कर्व का नेचर को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीन, ये चार, ये पाँच। इन पांचों कर्व को देख के हम यह बोल सकते हैं कि सब का सब कर्व जो है वह फंक्शन का कर्व है। और कौन सा 1 1 है, ये लगातार इधर जा रहा है। कौन सा 1 1 है और कौन सा मेनी 1 है, ये भी हम बता सकते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करके। तो ये मेनी 1 है, ये भी मेनी 1 है, ये 1 1 है, ये 1 1 है और ये भी 1 1 है। अब मुझे बताना है कि इनमें से कौन इंक्रीजिंग है और कौन डिक्रीजिंग है, या कौन जहाँ तक कर्व बना है उस इंटरवल में कौन दोनों नेचर शो करता है। मतलब कुछ दूर इंक्रीजिंग है और कुछ दूर डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इससे स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड नंबर से। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कर्व आपका कुछ इस तरह से लाइन है। ये आपका ओरिजिन है। आप इसके इधर जाते हैं, इस लाइन पर राइट साइड में जाते हैं तो x का वैल्यू बढ़ता है। इसके राइट साइड में जाएंगे तो x का वैल्यू बढ़ेगा। इसके लेफ्ट साइड में जाओगे तो x का वैल्यू घट रहा है, मतलब इधर x आपका नेगेटिव में है। इधर हम जाएंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा लास्ट में, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस साइड आपका नेगेटिव इन्फिनिटी। यहाँ के ऊपर जाएंगे y एक्सिस पर तो इस साइड में y बढ़ेगा और लास्ट ऊपर में गया हम लोग बता पाएंगे y इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर y माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ भी x इधर बढ़ रहा है, इधर नेगेटिव में है और घट रहा है। इधर y घट रहा है, इधर y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, x घट रहा है, y बढ़ रहा है, y घट रहा है। यहाँ भी x बढ़ रहा है, इधर x घट रहा है, y बढ़ रहा है और y घट रहा है। अब देखिए आपको इतना पता होगा कि यदि हम आपसे कहें कि x के इस वैल्यू के लिए y क्या मिला है, x के इस वैल्यू के लिए y क्या है, तो x के इस वैल्यू के लिए क्या y आपको बताना है तो क्या करेंगे। x का वैल्यू फिक्स है तो अपन स्टेप से ड्रॉ करेंगे तो y क्या मिला है, जहाँ पे कट किया है ये, तो x के इस वैल्यू के लिए y ये मिला है। हम यदि आपसे पूछे कि x के इस वैल्यू के लिए y कौन सा मिलेगा, तो फिर पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ कट किया है ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, यह वैल्यू क्या है y। तो इस x के लिए यह y मिला है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसके ऊपर y पॉजिटिव, इसके ऊपर नीचे y नेगेटिव।
तो पहला ही कर्व में हम देख रहे हैं कि अब यह इधर नीचे इधर जा रहा है, या नीचे जा रहा है, मतलब y कहाँ जा रहा है, इधर नेगेटिव, सॉरी हाँ इसके नीचे है तो नेगेटिव है ही, ये y माइनस इन्फिनिटी जा रहा है और ऊपर y प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। यदि हम इस यहाँ से इधर x माइनस इन्फिनिटी है, इसके आगे इस डायरेक्शन में हम चलना शुरू करें तो x क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। यदि हम इस डायरेक्शन में चलना शुरू करें तो x क्या है, लगातार बढ़ रहा है। पहले x नेगेटिव है, मतलब पहले -10 रहा होगा, फिर -9 आया होगा, फिर -8 आएगा, फिर -7, फिर -6, -5, -4, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब लगातार बढ़ रहा है। इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो लगातार बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए, इसके लिए मुझे ये वैल्यू मिला है, फिर मान लो कि इस x के लिए मुझे यह वैल्यू मिला है, इस x के लिए मुझे यह y का वैल्यू मिला है। तो क्या हो रहा है कि x यदि मान लो ये आपका -8 है तो -8 के लिए मान लो y का वैल्यू मिला है -6, फिर -7 के लिए क्या मिला भाई, उसके कम है उधर है, तो मान लो ये -5, फिर मान लो ये आपका -2, x को -2 के लिए मिला है -4, फिर मान लो -1 के लिए मिला है -2। तो क्या हो रहा है, या यहाँ देखिए x = 1 के लिए y का वैल्यू मान लो मिल गया है 2, x = मान लो ये 2 है, 2 के लिए y का वैल्यू ऊपर इससे बड़ा, मतलब y का वैल्यू इससे ज़्यादा। तो इस पूरे ग्राफ को देखने से यह लग रहा है कि x का वैल्यू यदि हम बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू भी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, y का वैल्यू इधर -इन्फिनिटी से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचा है, 0। जब x 0 हुआ है तो y भी हुआ है 0। x यदि फिर बढ़ रहा है तो y का भी वैल्यू, x यदि बढ़ते बढ़ते पहुँच गया प्लस इन्फिनिटी, y भी बढ़ते बढ़ते पहुँच गया है प्लस इन्फिनिटी। मतलब x के बढ़ने से y का वैल्यू लगातार बढ़ रहा है। तो यह कौन सा फंक्शन है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ देखिए x का वैल्यू हम लगातार बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए x का वैल्यू 0 से जस्ट बढ़ा के लिए y कहाँ है, बिल्कुल ऊपर है ऊपर, बिल्कुल y ऊपर, मतलब प्लस इन्फिनिटी। यदि x का वैल्यू हम लगातार बढ़ा रहे हैं, x लगातार इधर बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है, y लगातार आपका पहले यहाँ था, अब यहाँ आया, अब यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। x के लगातार बढ़ने से y का वैल्यू लगातार घट रहा है, मतलब यह फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, ये एरो बना रहे, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ भी देखिए, इधर यदि हम जा रहे हैं x क्या है, -इन्फिनिटी, तो y क्या आपका, y का वैल्यू ग्राफ आपका नीचे जा रहा है, x -इन्फिनिटी, तो y कहाँ जा रहा है, इधर y जा रहा है आपका -इन्फिनिटी। फिर x यदि -इन्फिनिटी है तो y भी -इन्फिनिटी है। x यदि लगातार हम बढ़ाएंगे 0 की ओर आएंगे तो y भी लगातार क्या हो रहा है आपका, नेगेटिव में लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले -100 रहा होगा, फिर -50, फिर यह बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया, 0 पर। अब यहाँ से भी x आपका लगातार बढ़ रहा है तो y भी लगातार बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया, प्लस इन्फिनिटी। x क्या है, प्लस इन्फिनिटी, तो y भी कहाँ गया, y भी चला गया आपका प्लस इन्फिनिटी पर। तो ये भी जो कर्व है, यह कर्व किसका है, इंक्रीजिंग फंक्शन का कर्व है। अब हम आते हैं इस कर्व पर। इस कर्व में क्या है, ध्यान से देखिए, इधर आपका -इन्फिनिटी, ये 0, इधर मान लो आपका प्लस इन्फिनिटी। x जब -इन्फिनिटी है, पहले ये बताइए, ये जो कर्व है, यह कर्व इस लाइन के नीचे है, नहीं है। इस लाइन के नीचे नहीं है, मतलब y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं है। मतलब x का वैल्यू यदि आप -इन्फिनिटी जब ले रहे हैं उस समय भी y कहाँ जा रहा है, ऊपर, y बिल्कुल ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। इस साइड भी यदि x आपका प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तब भी y कहाँ जा रहा है, तब भी y प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। x = जब 0 हुआ है उस समय y = क्या हुआ है, 0 हुआ है। अब फिर से हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। x यदि -इन्फिनिटी, देखिए y तो कभी नेगेटिव है नहीं, क्यों, कभी यह ग्राफ इसके नीचे नहीं है।
एक्स माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यदि एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है उस समय वाई क्या है प्लस इन्फिनिटी। एक्स माइनस इन्फिनिटी है तो वाई प्लस इन्फिनिटी। एक्स का वैल्यू हम इधर चल रहे हैं, मतलब लगातार क्या कर रहे हैं हम, एक्स का वैल्यू अपन जीरो की ओर आ रहे हैं, मतलब एक्स का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। एक्स का वैल्यू जैसे ही बढ़ा रहे हैं आपको लगातार क्या हो रहा है, ग्रेजुअली आपको वाई का वैल्यू मतलब आप नीचे आ रहे हैं, लगातार आपका घट रहा है और घटते 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 कहाँ पहुँच गए हैं आप, जीरो पर। एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो लाने पर वाई का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी से जीरो पहुँच गया है। तो एक्स के बढ़ाने से वाई का वैल्यू घट रहा है। अब हम जीरो के बाद की बात करें, यहाँ देखिए एक्स इक्वल टू जीरो पर मिला है जीरो, फिर अब एक्स का वैल्यू लगातार इधर बढ़ रहा है, देखिए वाई का भी वैल्यू क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू हम लगातार बढ़ा रहे हैं तो वाई का वैल्यू भी लगातार बढ़ रहा है। और एक्स गया टेंस टू इन्फिनिटी तो वाई भी कहाँ गया, टेंस टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो कर्व है इस कर्व में दोनों तरह का नेचर है। कुछ इंटरवल मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक यह डिक्रीजिंग नेचर का है, मतलब एक्स का वैल्यू बढ़ाने से वाई का वैल्यू घट रहा है, जबकि जीरो से इन्फिनिटी के बीच इस इंटरवल में एक्स का वैल्यू बढ़ाने से वाई का वैल्यू बढ़ रहा है। तो इस इंटरवल में मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो, एक्स का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी से हम लोग जीरो ले रहे हैं तो इस इंटरवल में यह डिक्रीजिंग फंक्शन है, जबकि एक्स का वैल्यू जब हम जीरो से इन्फिनिटी ले रहे हैं तो इस इंटरवल में यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप इसी तरीके से इस कर्व को एनालाइज करो। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ से अपन चेक कर रहे हैं एक्स को जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे मतलब एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ रहा है यहाँ पर, पहले एक्स जीरो तो वाई भी जीरो, एक्स बढ़ रहा है तो वाई लगातार बढ़ रहा है और मैक्सिमम कहाँ तक गया, यहाँ तक। एक्स यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचा है तो वाई बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा। अब यदि यहाँ से एक्स हम घटा रहे हैं, सॉरी एक्स लगातार बढ़ रहा है तो वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, अब घटना शुरू हुआ है। वाई एक्स लगातार बढ़ रहा है, वाई लगातार घटते 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 मिनिमम यहाँ तक पहुँचा है। अब देखिए फिर यदि यहाँ से हम एक्स और बढ़ना शुरू कर रहे हैं तो अब यहाँ से वाई का वैल्यू फिर से बढ़ना शुरू हुआ है, ये वाई का वैल्यू बढ़ना शुरू हुआ है और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर आपका वाई का वैल्यू घटना शुरू हुआ, घटते घटते यहाँ तक, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक्स के इस वैल्यू से लेकर के इस वैल्यू तक, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ तक यह फंक्शन कैसा था, एक्स के बढ़ने से वाई का वैल्यू बढ़ रहा था। यहाँ से एक्स के इस वैल्यू से लेकर के इस वैल्यू तक के लिए, इस पिक के लिए एक्स का वैल्यू बढ़ाने से वाई का वैल्यू लगातार घट रहा था। फिर आप एक्स के इस वैल्यू से लेकर के एक्स के इस वैल्यू तक देखिए, एक्स तो लगातार बढ़ ही रहा है, वह भी लगातार बढ़ रहा है। फिर एक्स के इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक एक्स लगातार बढ़ा रहे हैं तो वह लगातार घट रहा है। फिर एक्स के इस वैल्यू से इस वैल्यू तक एक्स लगातार बढ़ रहा है तो वाई का वैल्यू भी यहाँ से बढ़ते बढ़ते जीरो तक आया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा इंटरवल में यह फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और एक से ज़्यादा इंटरवल में यह फंक्शन डिक्रीजिंग भी है। मतलब एक ही फंक्शन दोनों तरह का नेचर शो कर रहा है, लेकिन अलग अलग इंटरवल में। कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो ग्राफ को देखकर हमें समझना है कि कौन सा इंक्रीजिंग है और कौन सा डिक्रीजिंग है। तो ये एक्स के सारे वैल्यू के लिए यह डिक्रीजिंग था, जो भी एक्स इसका डोमेन में है, जहाँ तक कर्व बना हुआ है उसमें यह डिक्रीजिंग है। यह सारे वैल्यू के लिए आपका इंक्रीजिंग है, ये आपका इंक्रीजिंग है। यह जहाँ भी कर्व बना है इसमें यह पहला डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है, और ये वाला भी डिक्रीजिंग, ये आपका
डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है। तो ये बताइए यह फंक्शन कौन सा है? वन वन है, यही फंक्शन वन वन है, यह भी फंक्शन वन वन है, यह फंक्शन मैनी वन है और ये फंक्शन मैनी वन है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग वन वन, फंक्शन ये डिक्रीजिंग है तो क्या है? वन वन है। यह फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वन वन है। इस कर्व में दोनों है, मतलब इंक्रीजिंग नेचर भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो यह कौन सा? मिनिमम है। यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फंक्शन दिए हुए डोमेन में केवल इंक्रीजिंग होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, कोई एक नेचर शो करेगा। या तो इंक्रीजिंग हो जाए तब भी वह वन वन है, या वह डिक्रीजिंग हो जाए तब भी वह वन वन है। यदि कोई फंक्शन अपने डोमेन में दोनों तरह का बिहेवियर शो करे, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी, तो वह फंक्शन क्या होगा? वह फंक्शन मिनिमम फंक्शन होगा। इसको नोट कर लीजिए। आगे एक और डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं तुरंत, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पाएंगे और हर एक डिटेल को अब हम आराम से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग बहुत सारे डेफिनेशन जान चुके हैं। ये है अभी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बस हम ग्राफ से ही समझते हैं। ये मान लो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, कोई एक फंक्शन ग्राफ आपका इस टाइप से आपको दिया हुआ है, और दूसरा ग्राफ है आपका। बस आप मतलब समझ लो कि जहाँ भी यह कंटिन्यूअस